छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। योजना का मकसद राज्य में जो फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ाना और किसानों को फसल के बेहतर दाम दिलवाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को 4 किश्तों में 5,700 करोड़ रुपए मिलेंगे और धान और मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के जरिए 10,000 रुपए हर एकड़ की दर से सहायता की रकम दी जाएगी। उधर राहुल गांधी ने कहा है कि आज के जो हालात हैं, इन हालात में किसानों को कर्ज की नहीं बल्कि सीधे पैसे की जरूरत है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जरूरत है। और भी बहुत से लोग ये बात कह चुके हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना हमें समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का जिक्र यहाँ पर हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो टॉमस पिकेटे ने भी कहा है और लोग भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, उनका मानना है कि कैश नहीं सिर्फ खाना देने की जरूरत है। तो आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात है वो सबको देने की बात है। वो सिर्फ किसानों को या जो उपज कर रहे हैं मक्का वगैरह उनके लिए सिर्फ नहीं है। और जो हालात थे 2 साल 3 साल पहले वो आज नहीं है। उस समय से यूबीआई की बात हो रही है क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह पिट रहा था, वहाँ पे गरीबी बढ़ रही थी, वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ था। तो उस समय तो यूबीआई की बात बहुत ही सटीक थी। लेकिन आज एक कंप्लीटली नया पैरामीटर है कि अब हम उस व्यवस्था में नहीं पहुंचेंगे जहां पे पहले हम थे। और इस समय 50% लोगों की नौकरी चली गई है, रोजगार उनका खत्म हो गया है, उनके पास बचत नहीं होती कि वो अपने को जो संभाल पाए एक हफ्ते भी। तो उनके लिए जो सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सपोर्ट किस फॉर्म में हो, कि कैश में ट्रांसफर हो सर, मैं या वो माफी चाहता हूं, और बाकी मैं और चीजों की व्यवस्था का हो। दखल देने के लिए माफी चाहता हूं सर, कथे कलाम की माफी चाहता हूं। मेरा सवाल यही है कि इनका जो कहना है कि कैश की नहीं खाने की जरूरत है, आप क्या समझते हैं ज्यादा जरूरत किस चीज की है, खाने की या कैश की? या कैश की जरूरत है ही नहीं? देखिए, जरूरत तो खाने पीने और बाकी जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि साबुन है, तेल है, नमक है, इन सब की जरूरत है। और ये अगर मुहैया करा सकते हैं तो कराएं। लेकिन क्या होता है कि सब जगह ये मुहैया नहीं हो पाती है क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत फेल कर रहा है। तो दोनों ही चीजों की जरूरत है क्योंकि कई जगह कैश ट्रांसफर नहीं जाता है। जैसे जो राजस्थान में घुमंतू हैं उनको कैश ट्रांसफर नहीं जाएगा, जो शहरों में सड़क पे जो सोते हैं उनको कैश ट्रांसफर नहीं जाएगा। तो मेरा मानना है कि दोनों चीजों की जरूरत है इस समय। दोनों पे ही हमें काम करना चाहिए। जहां पे हम कैश ट्रांसफर कर सकते हैं वहां कैश ट्रांसफर करें, और जहां पे नहीं कर सकते हैं वहां पे सीधे खाना पीना मुहैया कराएं। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि कृषि में इस संकट है कि वहां से जो सब्जी फल वगैरह है वो बाहर निकल के नहीं आ रहा है शहरों में, उसके दाम कोलैप्स कर गए हैं। तो किसानों को भी एक परेशानी हो गई है कि उनको दाम नहीं मिल रहा है। तो अगर सरकार ये चीजें जब वाइडर प्रोक्योरमेंट के जरिए उठाए और शहरों में सप्लाई करे तो उससे दोनों का फायदा होगा कि जिन लोगों के पास जो बैंक अकाउंट नहीं है या जो बहुत सारे हैं जिनका बैंक अकाउंट गांव में है, वो कहां से पैसा निकालेंगे शहरों में, या कहीं और है उनका तो वो पैसा नहीं निकाल पा रहे, या बहुत सारे गांव में जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकर नहीं है तो मुझे पैसा निकालने में कठिनाई हो रही है। तो मेरा मानना है दोनों की जरूरत है। और इस समय एक्सटेंडेड प्रोक्योरमेंट और एक्सटेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वॉर फुटिंग पे होना चाहिए। आर्मी की मदद, पुलिस की मदद और जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनका फोकस, क्योंकि अगर आप माने कि जब 20 करोड़ लोगों का जब काम चला गया है तो इसका मतलब कि 80 करोड़ लोग हैं जो भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। तो इसलिए इसकी बहुत सख्त जरूरत है इस समय। जी सर। जी सर, ये हकीकत है कि हमारा जो शासन तंत्र है, जो पूरी सरकारी मशीनरी है, वो उस वक्त चरमराई हुई हालत में लड़खड़ाकर उठ सी रही है, जबकि जरूरत है एकदम फाइटिंग फिट अलर्ट फोर्स की, अलर्ट मशीनरी की, जैसा आप प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, जिसमें फौज भी शामिल हो और भी इदारे शामिल हो, ताकि 80 करोड़ लोग, बहुत बड़ी तादाद है, जो भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, उनकी मदद की जा सके। और कैश भी उतना ही जरूरी है जितना खाना। हम आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के जानकारों के मुताबिक कोरोना संकट में कर्ज देने के बजाय लोगों के हाथों में पैसे दिए जाने चाहिए, जो भी जिक्र यूबीआई का हो रहा था। लेकिन
केंद्र सरकार के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन का मानना है कि कैश देना कागजों में तो आसान है, जमीन पर नहीं है। इनके मुताबिक जो मजदूर घरों को वापस जा रहे हैं, इनको कैश के बजाय खाना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, जिसे केंद्र सरकार ने मुहैया करा दिया है और करा रही है। वैसे तो तुषार मेहता जो हमारे वकील हैं सरकारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सड़कों पर कोई भी पैदल नहीं चल रहा है। बहरहाल एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी सोमनाथन ने यह भी कहा कि कैश कितना देना काफ़ी होगा, ये कैसे तय किया जाए। अब इस पर भी फिगर्स आ चुकी हैं, सजेशंस आ चुकी हैं, ये तो इनका काम है, सोमनाथन साहब का। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना जैसी स्कीमों के जरिए सीधे लोगों के खातों में पैसा देने का दावा कर रही है। यहाँ दोनों अलग अलग विचार है सरकार के अंदर ही। सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की जमा रकम बीती 8 अप्रैल को 1,28,000 करोड़ पर पहुंच गई थी। सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि सरकारी दावा कुछ और है केंद्र की तरफ से, वित्त मंत्रालय का एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कुछ और कह रहा है। हाँ, क्या तालमेल की कमी है या कंफ्यूजन है कुछ क्या? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय हमारा फोकस कंप्लीटली होना चाहिए सर्वाइवल पे। अगर 80 करोड़ लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं तो इस समय हमें और किसी बात के बारे में सोचना नहीं चाहिए सिवाय ये कि हमारे जो गरीब हैं और वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इस समय फोकस हमारा बिगड़ गया है। हम इस समय जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें इसरो की बात कर रहे हैं, उसमें हम एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस समय फोकस नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो इस समय जो पलायन कर रहे हैं लोग, उनके पास खाना पीना नहीं है, भूखे पेट जो नंगे पैर वो चल रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो इस समय अगर सरकार उनको खाना पीना मुहैया कराती होती तो वो शायद इस समय पलायन नहीं करते होते। और मेरा मानना है कि अगर हम उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो वर्ल्ड बैंक की है $1.9 उसको 75 रुपए के हिसाब से आंकें और उसका सिर्फ आधा प्रोवाइड करें तो हमें 18 लाख करोड़ रुपए तो चाहिए। और सरकार इस समय कुल मिला के जो सब कुछ जोड़ लें तो भी सरकार गरीब को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दे रही है। तो जितना दिया जा रहा है वो बहुत ही अपर्याप्त है और हमें वॉर फुटिंग पे रिसोर्सेज रेज करने चाहिए। और रिसोर्सेज आएंगे कहाँ पे ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। जीएसटी का कलेक्शन महज 15% भी नहीं हो रहा है इस समय। और साल में मेरा मानना है कि 22 लाख करोड़ रुपया राज्यों का और जो सेंटर का टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, उधर 25 लाख करोड़ रुपया खर्चा अधिक हो जाएगा। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट इस समय 50% की रफ्तार से चल रहा है जीडीपी के। तो कुल मिला के रिसोर्सेज की बहुत कमी है। जब तक कि हम रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, अगर हम जो सेंट्रल विस्टा पे और इस सब पे जब पैसा फिजूल खर्ची में लगाएंगे तो जो गरीब आदमी को पैसा देने का होगा वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि फोकस करके सिर्फ सर्वाइवल पैकेज की तरफ हमें बात करनी चाहिए। बाकी चीजें इस समय छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो अभी उसके लिए पैसा नहीं है, साधन नहीं है। आरबीआई से भी कितना पैसा मिल सकता है? धन का मतलब साधन नहीं होता है, पैसे का मतलब साधन नहीं होता है। पैसे से ही साधन का जो वितरण होता है। तो हम पैसा ले, उसको गरीबों में बांटें और वहां पे जो उनको खाने पीने का, क्योंकि इस समय हमारे पास भंडार बहुत है, खाने पीने के 75 मिलियन टन है और रबी की फसल बहुत अच्छी आ रही है, फल सब्जी है, उस सबको हम जो गांव से उठाएं वहां पे शहर में बांटें, जिससे कि जब किसान को भी फायदा हो और गरीब आदमी को भी मिले। जी, इसके लिए ज़रूरी है कि जो सरकार हो, उसकी जो मशीनरी हो, फाइटिंग फिट हो, चरमराती हुई सुस्त ना हो, जैसे दिख रहा है बहुत देर से जागी है। बहरहाल हमारी निगाह में जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि जो मजदूर घर जा रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाई जाए, रेलगाड़ियाँ, बसें, उनको जल्दी से घर पहुँचाया जाए, ताकि इस पर। और दूसरी प्राथमिकता जो सेकेंड प्रायोरिटी वो है कैश, ताकि वो अपना जहाँ जहाँ भी पहुँचे अपना इंतजामात कर सकें। खाना वाना तो रास्ते की बात है कि जब वो रास्ते में जा रहे हैं तब, और जब गांव पहुँचेंगे तब वहाँ पहुँचाया जाए। सबसे बड़ी ज़रूरत है उनको घर पहुँचाया जाए, गाड़ियों के ज़रिए, रेलगाड़ियों के ज़रिए और बसों के ज़रिए। इसका जिक्र एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने नहीं किया। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। हम जिक्र कर रहे थे पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर दूसरे देशों में भी काफ़ी समय से चर्चा हो रही है। फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं टॉमस पिकेटी, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में भारत के लिए हर महीने खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाली यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम बेहद कारगर हो सकती है। और जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया, ये सिर्फ माइग्रेंट लेबर्स पे नहीं,
ये किसानों पर भी लागू होती है, ये बेरोजगार नौजवानों पर भी लागू होती है, औरों पर भी। टॉमस पिकेटी ने कहा कि यूबीआई जैसी स्कीम के बिना आम आदमी का गुजर बसर कर पाना मुश्किल है। और स्पेन ने भी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम को लागू किया है। यूबीआई को लागू करने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश है। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम इनकम स्कीम का जिक्र साल 2016-2017 के इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया था। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने इस विचार को पेश किया था। उड़ीसा और तेलंगाना जैसे राज्यों ने थोड़े बदलाव के साथ गरीब किसानों के लिए ऐसे योजनाओं की घोषणा की थी। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं माफी चाहता हूं, आपको मैंने बीच में थोड़ा टोक दिया था। अब समय है, आप हमें बताइए कि बेसिक यूनिवर्सल इनकम स्कीम यानी यूबीआई को लेकर कोरोना संकट में आप इसकी यूटिलिटी, उपयोगिता कितनी देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कई तरह के लोग हैं हमारे जो गरीब हैं इस समय। एक तो हैं जो पलायन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट अलग है जी। और एक जो है वो ऑलरेडी गांव में है या शहरों में है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास खाने पीने का नहीं है। तो हमें कई तरह के लोगों का इस समय जो है ध्यान देना पड़ेगा और उसमें कैश ट्रांसफर एक होगा और जैसे मैंने कहा खाने पीने की उपलब्धि है वो दूसरी है, क्योंकि अगर कैश होगा भी और खाने पीने का जो उपलब्ध नहीं होगा या उसके दाम बढ़ जाएंगे तो भी उससे फायदा नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की 2016-17 की बात थी वो कहीं और थी। आज उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है और वो बेसिक इनकम कैश फॉर्म में भी हो और काइंड फॉर्म में भी हो, दोनों तरह से हो, तभी जाके वो कामयाब होगी। नहीं तो जैसे घुमंतू हैं राजस्थान के या जो सड़क पे पटरी पे रहने वाले हैं, उनका किसी का अकाउंट नहीं है, वहां पे जो वो पहुंचाना बहुत कठिन हो जाएगा। या जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकर नहीं है गांव में, वहां पे वो पैसा पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस समय जैसे मैंने कहा कि एक सिंगुलर फोकस के साथ सारी की सारी मशीनरी जो है हमारे राज्यों की, उसको इस काम में लगा देना चाहिए कि कहीं कोई भूखा ना जाए, सबके पास पैसा हो। और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, ये जो बेरोजगार हैं उनके लिए, उसके लिए मनरेगा की स्कीम दोबारा शुरू तेजी से करनी चाहिए। अभी जितना पैसा अलॉट किया है, मेरा मानना है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होगा। और कुल मिला के सारा खर्चा जैसे मैंने बताया कि अगर 50% लोगों तक हमें पहुंचाना है तो 18 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये 18 लाख करोड़ रुपए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद हेल्थ की प्राथमिकता है, उसके बाद जो छोटे छोटे बिजनेस हैं माइक्रो सेक्टर के, उनके लिए तो 25 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त चाहिए होगा। ये 25 लाख करोड़ रुपया इस समय उगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए जो सरकार है उसको अपने खर्चे काटने पड़ेंगे। वो फिजूल खर्ची बहुत सारी जो है सरकार की वो कम करनी पड़ेगी और जो हमारा डिफेंस है, हमारी सैलरीज हैं, वहां पे भी कटौती करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो 6-7% लोग काम करते हैं वो उतनी तनख्वाह कमाएं जो जनवरी 2020 में थी और बाकी की आमदनी खत्म हो जाए। कहीं कहीं सही बैलेंस रखना पड़ेगा कि जो सब हैं वो सब जो इसमें हाथ बटाएं और जिसके जो आमदनी चली गई है उसको आमदनी और मिले। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्लस, इसमें मैं प्लस इसलिए जोड़ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को खाना पीना भी चाहिए। जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार। धन्यवाद। ये हकीकत है कि मतलब देश एकजुट होकर युद्ध स्तर पर ये जंग लड़े, जंग की तरह लड़े, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारा समाज धर्म के आधार पर बटाना हो, जाति के आधार पर बटाना हो, हमारी सरकारी मशीनरी चुस्त दुरुस्त हो, उसकी सेहत ठीक हो, वो जंग लड़ने की हालत में हो। ऐसा है क्या?